अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स का है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और उसका आज आर्टिकल है हुक्स लॉ। बहुत इजी सा आर्टिकल है और इसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा है। आप इंटरमीडिएट में भी आगे बढ़ जाकर फिज़िक्स में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ को समझने से पहले हुक्स लॉ के लिए बेसिक्स चीज़ें जो हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं, जिसमें जो रोल है ज़्यादा इन तीन चीज़ों का पूरे आर्टिकल में। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये अगर एक कोई सॉलिड चीज़ इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लेते हैं। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है L, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है उसको हम कह लेते हैं, जितनी भी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितनी भी होगी उसको हम L कह देते हैं। इसकी लेंथ आ गई है L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना भी है, यहाँ पर अंदर लिख लेते हैं एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन जितना भी है ये जो कवर कर रहा है उसको हम A कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, कोई जितने भी 10 न्यूटन की 20 की कितनी एक वेरिएबल एक फ़ोर्स अप्लाई करता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ F। अब मेरे फोर्स अप्लाई करने से इस जो ऑब्जेक्ट है, अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैं जब फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। अब मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी जो लेंथ है, पहले L इतनी थी, ठीक है। अब अगर ये जब इसको मैं दबाता हूँ फोर्स लगाकर, तो ये नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यानी कि इसकी जो पहले लेंथ थी, टोटल लेंथ थी इसकी L, स्ट्रेच होने के बाद इसकी लेंथ के अंदर चेंज आया, उस चेंज को मैं कह देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया उस चेंज को मैं कहता हूँ वो डेल्टा L है, ठीक है। अब मैंने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, जो उसकी वजह से ये चेंज हुआ, जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की ये जो है वो शेप, इसका जो लेंथ है वो, या इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो जो वॉल्यूम में, लेंथ में या शेप में वो चेंज आया उसे हम कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। जो मैंने फोर्स वगैरह लगाई है उसको कंप्रेस किया है, डिफ़ॉर्म किया, वो मेरा स्ट्रेस था, और स्ट्रेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने जो अपनी शेप चेंज की है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन है, ठीक है। अब जो स्ट्रेस होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ज़्यादा होगी और एरिया अगर कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा और फोर्स कम होगी तो स्ट्रेस कम होगा। ये बातें आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले आर्टिकल्स में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन इज़ इक्वल टू, और चेंज इन लेंथ, जो हमारी लेंथ में चेंज आया था उसको हमने डेल्टा L कंसिडर किया था, सो डेल्टा L, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमारे पास L थी, ठीक है। तो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है। अच्छा देखें, अब यहाँ से जब इसको चेंज किया, इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये अपने ये शेप इसने चेंज की, डिफ़ॉर्म हुआ, और इसके अंदर स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एक तो पहली बात ये भी याद रख लें कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जितना मैं स्ट्रेस अप्लाई करता जाऊँगा उतनी उसकी शेप चेंज होती जाएगी, और उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जाएगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ डेली लाइफ से, कि जिस तरह अब आप एक स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग को आप पकड़ते हो और उसको ज़रा इतना खींचते हो कि उसकी एक लिमिट आ जाती है कि आप उससे ज़्यादा जो है ना उसको खींच नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बना ही लेते हैं कि अगर ये एक स्प्रिंग है,
ठीक है, ये स्प्रिंग है। अभी ये स्प्रिंग जो है अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। रेस्ट पोजीशन पे जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, रेस्ट पोजीशन पे उसको मेन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई करके इस जो स्प्रिंग है इसको इतना खींच लेता हूँ कि इसकी ये शेप आ जाती है इस तरह से, ठीक है, इसकी ये शेप आ जाती है। अब ये इतना ज़्यादा मैंने इसको खींच लिया है कि इससे ज़्यादा मैं इसको खींच नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और अब मैं यहाँ तक इसको इतना खींच लिया स्प्रिंग को कि यहाँ से मैं आगे नहीं खींच पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक लिमिट, इस स्प्रिंग की एक लिमिट है कि इसके अंदर ये जो इलास्टिसिटी है उसकी एक लिमिट है कि ये स्प्रिंग यानी ये बॉडी इतनी ही लिमिट तक इसके अंदर इलास्टिसिटी रह सकती है। तो इस पॉइंट को मैं कहूँगा ये पॉइंट हमारा क्या है, एक इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात एक और ये भी बताता चलूँ कि इलास्टिक लिमिट, अब स्प्रिंग अगर यहाँ तक मैंने इसको डिफ़ॉर्म कर लिया, स्ट्रेच करके इसको स्ट्रेस इस पर अप्लाई करके इतना इसको डिफ़ॉर्म कर लिया कि एक इसकी इलास्टिक लिमिट आ गई है कि इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहा। अगर मैं इससे ज़्यादा इसको स्ट्रेच करूँगा तो ये स्प्रिंग जो है परमानेंटली डिफ़ॉर्म हो जाएगा, वापस अपनी शेप में नहीं जाएगा। अब यहाँ तक इसकी इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक इसको मैं स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो ये दोबारा अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर जाके इसको मज़ीद स्ट्रेच करूँगा तो ये अपनी जो है परमानेंटली अपनी शेप जो है वो डिफ़ॉर्म कर लेगा और दोबारा से अपनी इस फॉर्म में वापस नहीं आएगा कि मैंने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर दिया। इस वजह से वो परमानेंटली डिफ़ॉर्म हो जाएगा और दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ सकेगा। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और जो इलास्टिक लिमिट है उसका आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेसिक अपना हुक्स लॉ की तरफ और उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में ही है। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, डेफिनेशन भी यहीं से समझा दूँ कि जो हमने अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट लिया है, जितना स्ट्रेस मैं अप्लाई करूँगा उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो जितना बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर तो जितना वो स्ट्रेस अप्लाई होगा, जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और जो बॉडी है उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हमें जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करना है। और जितना अभी मैंने बताया कि जितना स्ट्रेस होता है और उतना ही स्ट्रेन होता है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक हकीकत बात भी एक लगती है कि मैं जितना ही फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो फॉर्म की एक बॉल होती है ना, फॉर्म की बॉल को मैं इस तरह इतना दबा दूँ, उसके अंदर इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस करूँ, उसकी शेप जो है वो चेंज होती है और शेप चेंज होने से क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो अब मैं जितना स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर जाऊँगा उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसको दबा दूँ अच्छी तरह, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूँ और उसकी शेप जो है वो पहले जैसी रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी शेप लाजमी चेंज होगी, उसके अंदर स्ट्रेन लाजमी प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और वो हम एक इलास्टिक लिमिट के अंदर रह कर किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उससे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इसकी हुक्स लॉ की, यही हमारे पास हुक्स लॉ की एक बेसिक है जो हमने समझनी थी। अब हम हुक्स लॉ की जो है बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं कि वो कैसे लिखी जाएगी। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ की। क्या है कि द strain is produced in a body due to applied stress, कि एक बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, and is यानी कि ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन।
वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर जिस तरह ये है ना, स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शन आता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल कि स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, यानी कि इसमें बात का मतलब ये होगा कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन कम होगा, अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा। तो ये इसके थोड़ा सा ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रेन ज़्यादा होगा। अच्छा, द स्ट्रेन इज़ प्रोड्यूस इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अप्लाई स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। एंड within the elastic limit of body, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बॉडी में बॉडी के अंदर उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए ही उसको अंदर ऊपर जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जैसे पिछले एग्जांपल में आपको मैंने बताया है कि अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हम कर देंगे तो वो बॉडी जो आती है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, अपने ओरिजिनल शेप में फिर वापस नहीं आती, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जिस तरह जो हमने डेफिनेशन में बात की, तो अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, इनटू स्ट्रेन, ठीक। अब इस कांस्टेंट को हम एक कोई भी नाम दे देते हैं, के कह लेते हैं, लेट्स सपोज के इनटू स्ट्रेन। अच्छा, अब ये के क्या है, और जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको वहाँ स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी, के जो है डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग के ऊपर कि हमने स्प्रिंग कैसा लिया है। स्प्रिंग ज़्यादा मैस का लिया है, अगर ज़्यादा मैस का स्प्रिंग लिया है तो वो उसको स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। अगर मैंने कम मैस का स्प्रिंग लिया है कि उसको भी उसको डिफॉर्म करने के लिए जो है वो कम फोर्स चाहिए होगी, ज़्यादा मैस वाले के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। जैसे जो ट्रेन्स के ऊपर जो नीचे जो स्प्रिंग लगे होते हैं उसको तो डिफॉर्म करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाएं तो वो स्प्रिंग जो है अपनी जो एक रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उससे डिफॉर्म चेंज नहीं होते। तो लेकिन अगर आप जो बच्चे जो एक स्प्रिंग से खेल रहे होते हैं, अगर वो स्प्रिंग लें तो उसको आप थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें तो वो ज़्यादा असर डिफॉर्म हो जाता है। तो ये के जो रहता है हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके लेंथ पे, उसके मैस पे, वॉल्यूम पे, उसकी शेप पे, एरिया पे, उस इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने क्या चीज़, किस नेचर का ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। आई होप कि ये के का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये यहाँ पर स्ट्रेस जो है यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ लेके जाऊँगा इक्वालिटी के, ये डिवाइड हो जाएगा, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और यहाँ पे के मौजूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलास्टिक लिमिट, पहले समझ तो हमने ली, अब उसको डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम।